आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन मंगलमय है। राजा विक्रमादित्य और रानी चौबोली की कहानी। चौबोली रानी पार्ट 1। अमावस्या की तिमिर भरी रात्रि में एक सुंदर बलिष्ठ पुरुष उज्जैनी की वेदिकाओं में घूम रहा था। प्रहरी सजग निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। उनकी ध्वनि समय समय पर निखरता को भंग कर देती थी। वेदिकाओं में लगातार एक ही ध्वनि गूंज रही थी। प्रजा सुख से सोए, सम्राट विक्रमादित्य के प्रहरी जाग रहे हैं। पुरुष उज्जैनी की वेदिकाओं में घूमता रहा। सहसा उसे नगर के बाहर समीपवर्ती उद्यान में जाने की भावना जागी। वह नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसे प्रहरी का गंभीर स्वर सुनाई दिया। कौन है मध्यरात्रि में निरुद्देश? क्यों घूम रहा है? युवक, मैं नगर के बाहर जाना चाहता हूँ। प्रहरी, क्या परदेसी है? क्या तुझे ज्ञान नहीं कि उज्जैनी नगर का प्रवेश द्वार सूर्योदय के पूर्व नहीं खुलता? पुरुष ने बिना कुछ बोले ही अपना दायां हाथ आगे कर दिया। उसकी अंगुली में पड़ी राजमुद्रिका देखकर प्रहरी कांप उठा। उसने फिर कहा, सम्राट विक्रमादित्य की जय। स्वामी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरा अपराध क्षमा करें। सम्राट ने कहा, प्रहरी, राजकीय नियम सबके लिए समान होते हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। प्रहरी ने अपने आप से कहा, सम्राट विक्रमादित्य महान है। जब प्रजा सुख की नींद सोती है तब सम्राट जागते हैं। प्रजा का दुख दर्द उसकी समस्या जानने के लिए भेष बदलकर नगर की गलियों में घूमते हैं। दुखी और अभावग्रस्त लोगों के घर में स्वयं जाते हैं और उनके अभावों को दूर करते हैं। गुप्तचर विभाग की एक शाखा यही कार्य करती है और जनता के कष्टों को सम्राट तक पहुंचाती है। सम्राट महान है। ऐसे स्वामी का सेवक होना भी गौरव की बात है। सम्राट विक्रमादित्य बगीचे में घूमते रहे। घूमते घूमते एक विशाल आम्र वृक्ष के नीचे आकर रुके। आम्र वृक्ष पर तोता मैना बातें कर रहे थे। सम्राट आश्चर्यचकित रह गए। तब पक्षी भी मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हैं। तोते ने कहा, मध्य रात्रि बीत चुकी है। तुम घोंसले के द्वार से दूर हटो, जिससे कि मैं घोंसले में विश्राम कर सकूं। मैना ने कहा, विश्राम करना है तो कोई अन्य स्थान खोज लो। यदि यहाँ रहना है तो बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करनी पड़ेगी। मैं सूर्योदय के साथ ही अपनी भूख मिटाने और बच्चों का दाना चुगना लेने जाऊंगी। बच्चे अकेले रहेंगे। सर्प एवं बाज पक्षी इन्हें पीड़ा दे सकते हैं, मगर मार भी सकते हैं। यदि बच्चों की देखभाल की हाँ भरो तो मैं नींद का द्वार छोड़कर तुम्हें प्रवेश की अनुमति दे सकती हूँ। तोते ने कहा, हमारी संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है। नारी छल का दूसरा नाम है। नारी नर की समानता नहीं कर सकती। बच्चों को पालना नारी का काम है, नर का नहीं। मैना ने उत्तर दिया, नारी का त्याग एवं समर्पण जगत में प्रसिद्ध है। वह त्याग की प्रतिमूर्ति है। क्या तुम्हें पता नहीं? दमयंती ने राजभवन के वैभव को ठुकराकर नल के साथ विजन में दुख उठाए। महारानी सीता ने राम के साथ वन में जाने में सौभाग्य माना। मिथ्या लाछन के कारण निर्वासित जीवन व्यतीत किया, किंतु राम को उन्होंने एक क्षण भी विस्मृत नहीं किया। क्या तुम्हें महापुरुषों का वो कथन याद नहीं? जहाँ नारी का निवास होता है, जहाँ देवता बसते हैं। नारी को अर्धांगिनी कहा जाता है। नर और नारी एक दूसरे के पूरक है। जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरे का जीवन नीरस एवं अधूरा है। मात्र नर ही महत्वपूर्ण है, यह तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। नारी के रूप का आकर्षण अद्भुत होता है। क्या तुमने दीपक की लौ पर जलते हुए पतंगों को नहीं देखा? कौन सा आकर्षण होता है जिसके कारण वे अपने प्राण लुटाते हैं? मैं तुम्हें रानी लीलावती के संदर्भ में बताती हूँ। रानी लीलावती के रूप और सौंदर्य पर मुग्ध होकर राजा, राजकुमार, वीर, विद्वान, श्रेष्ठी उसके शर्तों की पूर्ति न करने के कारण कारावास में नरकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे जानते हैं कि रानी लीलावती को प्राप्त करना संभव नहीं, फिर भी उसे प्राप्त करने की कामना करने वालों का क्रम टूटा नहीं है। जबकि वे जानते हैं रानी लीलावती को
प्राप्त करने का प्रयत्न करना जीवन पर्यंत दुखों को मोल लेना है। तोते ने कहा, प्रिय, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे रानी लीलावती और उसके संदर्भ में विस्तार से बताओ। वैसे मेरे लिए तो तुम लीलावती से अधिक सुंदर हो, पर मैं रानी लीलावती के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैना ने कहा, व्यर्थ की प्रशंसा रहने दो। पुरुषों के स्वभाव को मैं भली भांति जानती हूँ। तोता बोला, प्रिय, अन्य बातें न करे, मुझे रानी लीलावती की कहानी सुनाओ। मैना बोली, अच्छा तो सुनो। क्रमशः। धन्यवाद।